दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राज्यसभा के उपचुनाव के साथ एक बार फिर इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरियां उजागर हुई है। पिछले 30-40 सालों की भारत की राजनीति को देखें तो साफ दिखता है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती चली गई, वहीं कांग्रेस दूसरी तरफ लगातार अपने राज्य दर राज्य अपने जनाधार को गंवाती चली गई। आखिर वो कौन से हालात थे जिस हालात में कांग्रेस पार्टी राज्य दर राज्य अपने जनाधार को गंवाती चली गई और अब सांगठनिक लेवल पर भी इस स्तर पर आकर खड़ी हो गई है जहां कांग्रेस पार्टी के पास वाकई कोई आला कमान है और उस आला कमान की हनक राज्यों में पार्टी के पदाधिकारियों और विधायकों पर है। ये तो अब इस पर भी सवाल जब उठने लगे तो कई सारे दूसरे महत्वपूर्ण सवाल और ज्यादा मजबूती से खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस इस देश में सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, कांग्रेस इस देश का एक मिजाज रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की धमनियों और सिराओं में बहती है, ऐसा माना जाता है। भारत के बदलते हुए स्वरूप, आजादी की का संघर्ष, ब्रिटिश हुकूमत से संघर्ष और उसके बाद इस देश के अंदर चाहे नेशनलाइजेशन की बात हो चाहे ग्लोबलाइजेशन की बात हो, जब जिसकी जरूरत पड़ी कांग्रेस पार्टी ने व्यवहारिक रवैया अपनाते हुए इस देश की आर्थिक तरक्की को अपने हिसाब से गति देने का काम किया। लेकिन आज वही कांग्रेस पार्टी खुद को गति नहीं दे पा रही। कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई नजर आती है और कांग्रेस के विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कहीं अनुपस्थित हो जाते हैं। संसद के अंदर कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन को देखें तो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रियंका गांधी बैग लेकर के जाती हैं, पर्स लेकर के जाती हैं। फिलिस्तीन को चूंकि भारत का ही समर्थन है, भारत की घोषित विदेश नीति का हिस्सा है, स्वतंत्र और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ एक फिलिस्तीनी राष्ट्र, उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन बात दरअसल यही है कि सिंबोलिज्म से आगे, सांकेतिक रूप से जितना हो सकता है उससे आगे की राजनीति में कांग्रेस पार्टी क्यों फेल हो रही है। अभी 2-3 दिनों पहले लखनऊ में एक सामाजिक न्याय सम्मेलन में कांसी राम को भारत रत्न देने की मांग राहुल गांधी ने की। सोशल मीडिया में उस मांग ने अपनी जगह भी बनाई। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के पास जो पूरी की पूरी मशीनरी है, वो मशीनरी उस मांग को लेकर कहां तक जा पाई है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल से हर चुनाव के पहले कांग्रेस को दो चार होना पड़ता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस को दो चार होना पड़ता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पहले कांग्रेस पार्टी को दो चार होना पड़ता है। लेकिन क्या इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता सिर्फ मोदी के करिश्मे से है? यह बात कांग्रेस पार्टी के लोगों ने मान ली है। वास्तविकता यह है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कुछ तो भाजपा की सांगठनिक मजबूतियों से है और कुछ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण विपक्ष का नेतृत्व करने में, प्रभावकारी नेतृत्व करने में उत्पन्न लाचारी से भी है। और वो लाचारी भारतीय जनता पार्टी को पिछले 12 सालों से सत्ता में बनाकर रखे हुए है, ये कहने में किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। बतौर पत्रकार, बतौर विश्लेषक, हम हर राजनीतिक दल की सकारात्मक आलोचना करते हैं, प्रशंसा की हद तक तो कभी जाते नहीं, लेकिन सकारात्मक आलोचना करते हैं। कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म यानी सकारात्मक आलोचना कांग्रेस पार्टी की जरूरी है। जरा कांग्रेस के संगठन को आप देखें। सांगठनिक स्तर पर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संगठन महासचिव की जिम्मेदारी केसी वेणुगोपाल के पास है। केसी वेणुगोपाल कितना संगठन को समझते हैं, केरल के बाहर की राजनीति को कितना समझते हैं और कितना केसी वेणुगोपाल ने इस देश के उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से जमी हुई है, वहां कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया है, इस पर बहुत गंभीर सवाल होने के बावजूद केसी वेणुगोपाल संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां क्यों उठा रहे हैं। केसी वेणुगोपाल की प्रतिभा का उपयोग कांग्रेस पार्टी संसद में कर सकती है। केसी वेणुगोपाल की प्रतिभा का उपयोग कांग्रेस पार्टी केरल की राजनीति में कर सकती है। लेकिन केसी वेणुगोपाल का काम यूपी, बिहार, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में क्या हो सकता है, छत्तीसगढ़ और झारखंड में क्या हो सकता है। आज क्रॉस वोटिंग हो गई है या विधायक अनुपस्थित हो गए हैं तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं।
उड़ीसा में भक्त चरण दास कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या चेहरे जो भी कहे वो हैं, लेकिन भक्त चरण दास के पास क्या वो संसाधन है, या जिस वक्त विधायकों को टिकट दिया गया क्या उस वक्त के भक्त चरण दास की राय पूछी गई कि जो लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं वो वैसे लोगों को टिकट देने की हिमायती क्या भक्त चरण दास थे? ठीक इसी तरह बिहार में जो विधायक अनुपस्थित रहे वो विधायक क्या प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की मर्जी से विधानसभा का टिकट पाए थे? क्या बिहार में तेजस्वी यादव के साथ अलायंस का स्वरूप कैसा हो, अलायंस का एजेंडा कैसा हो, कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या हो, क्या कांग्रेस पार्टी से कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा तो कौन होगा, या सीट या कैंडिडेट के सिलेक्शन में राजेश राम की कोई भूमिका रही? बात हरियाणा की करें तो ठीक है, भक्त चरण दास और राजेश राम साधन संपन्न नहीं माने जाते। हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो साधन संपन्न माने जाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्रॉस वोटिंग क्यों नहीं रोक पाए? वहां पर क्रॉस वोटिंग कैसे हो गई? वहां पर विधायकों के वोट रद्द कैसे हो गए? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मैनेजमेंट मजबूत है? मजबूत नहीं है। हरियाणा में एक बात तो साफ है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो या सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, किसी के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कैलिबर का नेता नहीं है। दोनों पार्टियों में किसी के पास उस कैलिबर का लीडर नहीं है। बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा नाकाम रहे, तो इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे असली कारण है राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस का दिशाहीन होना, संगठन का प्रभाव शून्य होना, नीतियों के स्तर पर सतत रूप से कांग्रेस पार्टी को जमीन पर बनाए रखने में कांग्रेस की अक्षमता, वोटर्स के बीच, अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच 1990 के बाद के मंडल और कमंडल की परिस्थितियों में सामंजस्य बिठा पाने में कांग्रेस पार्टी की असफलता, यह बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार फिसलती चली गई। आज कांग्रेस की फिसलन लोगों को ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि ज्यादातर कांग्रेसियों के मन में यह बात बैठी हुई थी कि सत्ता अगर कांग्रेस के पास से जाती भी है तो भारत की राजनीति दरअसल एक कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जहां घूम फिर करके सत्ता फिर कांग्रेस के पास आ जाती है। लेकिन वो कन्वेयर बेल्ट वाली स्थिति 2014 में बदल गई, और 2014 में इसलिए बदल गई क्योंकि नरेंद्र मोदी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी चेहरे के तौर पर दिल्ली नहीं लाए गए, बल्कि हिंदुत्ववादी चेहरे की आड़ में बहुत सावधानी और होशियारी से बीजेपी ने अपना एक मंडल आइडेंटिटी वाला चेहरा भी पुट कर दिया और नरेंद्र मोदी के साथ मंडल और कमंडल दोनों का सामंजस्य बिठाने का काम किया। अब उससे उपजी हुई परिस्थितियों में राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार के एजेंडे को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आगे चलने लगे, जाति जनगणना की मांग करने लगे। बिल्कुल सही बात है, जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन जाति जनगणना की हामी जब भारत की कैबिनेट ने भर दी, नरेंद्र मोदी की सरकार ने भर दी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का अगला एजेंडा क्या हो, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी दिशाहीन है। कांग्रेस पार्टी की स्थिति यही है कि राहुल गांधी ने जो कहा वो मान लिया, लेकिन जो कहा वो मान लिया, ये करने से क्या वोट बढ़ जाते हैं? क्या ये करने से संगठन में मजबूती आ जाती है? क्या ये करने से कांग्रेस पार्टी यूपी, बिहार जैसे और हिंदी भाषी भारत में खड़ी हो जाती है? ये दरअसल ऐसे सवाल हैं जिन सवालों से कांग्रेस को दो चार होना पड़ रहा है, और दो चार इसलिए भी होना पड़ रहा है क्योंकि यदि आप हिमाचल की बात करें, आज की 2024 के लोकसभा चुनाव के दौर की, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात करें 2019 के लोकसभा चुनाव की, इन सब में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे, लेकिन 2019 में कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के रहते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार के रहते हुए, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीन राज्यों की 65 लोकसभा सीटों में कांग्रेस के हिस्से सिर्फ 3 सीटें आई थी। अपनी सरकार रहते हुए 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए को गई थी। क्या यह कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्रियों की नाकामी नहीं है? हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, एक भी लोकसभा सांसद वो दिल्ली में राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के लिए जोड़ने में नाकाम रहे। क्या यह कांग्रेस पार्टी की नाकामी नहीं है? ठीक इसी तरह से देखें, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी गिरी जरूर, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी ही लोकसभा चुनाव में विनर बनकर सामने आई। क्या यह कांग्रेस की नाकामी नहीं है? क्या यह सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की नाकामी नहीं है?
और बात यदि रेवंत रेड्डी की करें, रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी को 8 लोकसभा सीटों तक सत्ता की हनक के बावजूद पहुंचाया, लेकिन 8 लोकसभा सीटों तक तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को बिना सत्ता की हनक के बीजेपी ने पहुंचा लिया। फिर उस सत्ता से आखिर बीजेपी कांग्रेस को क्या मिला, यह सवाल कांग्रेस के आला कमान ने क्या कभी रेवंत रेड्डी से पूछा? आखिर इस तरह के नतीजे लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग नतीजे ममता बनर्जी के राज में क्यों नहीं आते? ममता बनर्जी के राज में कड़ी टक्कर भी होती है, तब भी लोकसभा चुनाव में 2019 को देखें तो ममता बनर्जी 5 सीटों से आगे रहती हैं बीजेपी से। 2024 की बात करें, 17 सीटों से आगे रहती हैं। बिना सत्ता के अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में यूपी में धूल चटा दी, लेकिन सत्ता होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कांग्रेसी मुख्यमंत्री नहीं कर रहे, क्षेत्रीय दल वाले नेता कर ले रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं कर पा रहे थे दिल्ली में, उसका नतीजा सबने देखा कि अंततः अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता तक गंवानी पड़ी। विधानसभा वो बड़े बहुमत से जीतते थे, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी एक नहीं चलती थी। सवाल यही है कि क्या जनता ने वोटिंग पैटर्न बदल दिया है? और जब जनता ने वोटिंग पैटर्न बदला है तो क्या उन्हीं राज्यों में बदला है? यदि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वर्चस्व वाले अपवाद को छोड़ दे तो क्या ये पैटर्न उन्हीं राज्यों में बदला है जहां कांग्रेस बनाम भाजपा है? तमिलनाडु में ऐसा नहीं होता, बंगाल में ऐसा नहीं होता, दूसरे राज्यों में जहां दूसरे दलों की सरकारें हैं वहां वैसा नहीं होता कि वहां सरकार भले ही विपक्ष की और भाजपा जीत जाए। आंध्र प्रदेश में ऐसा नहीं होता, उड़ीसा में ऐसा नहीं होता। फिर भाजपा बनाम कांग्रेस वाले राज्यों में यदि ये हो रहा है तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के पास आत्मविश्लेषण का समय है कि आखिर चूक कहां हो रही है। और चूक दरअसल इस देश के बदले हुए मिजाज को समझने में हो रही है। चूक सांगठनिक स्तर पर कांग्रेस पार्टी के अंदर तथाकथित फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी या फ्रेंड्स ऑफ मोदी की मौजूदगी के कारण हो रही है। कैसी कैसी बातें कांग्रेस पार्टी के नेता कर डालते हैं, किस तरह की चीजें कांग्रेस पार्टी के लोग करते हुए नजर आते हैं। और जमीन पर यदि देखें तो कांग्रेस का सांगठनिक ढांचा इतना चरमराया हुआ दिखता है, इतना चरमराया हुआ दिखता है, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर से कोई प्रयास होता हुआ, कोई सार्थक प्रयास होता हुआ, और वो सार्थक प्रयास जमीन पर फलीभूत होता हुआ दिखाई नहीं देता। जब परिस्थितियां नेता के स्तर पर, जब परिस्थितियां नीति के स्तर पर, नैरेटिव के स्तर पर, एजेंडा के स्तर पर, कार्यक्रम के स्तर पर, संघर्ष के स्तर पर, हर जगह जब पार्टी के प्रतिकूल जा रही हो, उस वक्त कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व खुद को यह कहकर नहीं बचा सकता कि गड़बड़ियां राज्य स्तर पर है। राहुल गांधी तो कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाकी कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी कोशिश कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका गांधी कोशिश कर रही हैं। सवाल यह है कि कांग्रेसी उनके साथ खड़े क्यों नहीं हो रहे? क्या इस सवाल का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास है? आज की तारीख में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे को मद्देनजर रख के चर्चा करें तो एक बात साफ हो जाती है कि 2024 में कांग्रेस की सीटें 52 से बढ़कर जो 99 हुई, संगठित विपक्ष को बहुमत के आंकड़े के बेहद करीब तक यानी 234 सीटें मिली। ये सीटें दरअसल कांग्रेस की 99 सीटों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो कांग्रेस की 99 सीटें कुछ तो गठबंधन सहयोगियों की कृपा पर, कुछ कांग्रेस पार्टी की अपनी ताकत पर भी, जो 44 या 52 सीटें पहले आती थी उतनी को अपनी ताकत के बूते मान ले, और कुछ सीटें जनता के द्वारा जो बदलाव की चाहत थी कि 10 सालों की सरकार बदलनी चाहिए, उस चाहत की वजह से मिल गई। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दिया जिससे साफ लगे कि इस देश के अंदर कांग्रेस बदलाव के लिए तैयार है। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार होती तब नीतीश कुमार को छोड़ा नहीं जाता लोकसभा चुनाव के पहले। बदलाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार होती तो इंडिया गठबंधन की पहली दूसरी बैठक में ही एक व्यापक एजेंडा सामने आ जाता, एक संयोजक सामने आ जाता और तमाम दूसरी परिस्थितियां सामने आ जाती जिससे नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें किसने बढ़ाई? नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की ताकत ने। मायावती के बढ़ते प्रभाव से इसके
मायावती के घटते हुए प्रभाव से निराश दलित वोटर्स के बीच में सेकुलर राजनीति और अम्बेडकराइट फोर्सेज, बाबा साहब के विचारों को ले जाने वाली ताकत की कमी ने अखिलेश यादव को ताकत दी। ऊपर से अखिलेश यादव ने जो एजेंडा सेट किया उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। उनके पीडीए, पिछड़े वर्ग की राजनीति को खुलकर करने की जो उनकी एक नीति सामने आई, उसका बहुत बड़ा योगदान था। अखिलेश यादव जब भी विकास के नाम पर, एक्सप्रेसवे के नाम पर, लैपटॉप के नाम पर, दूसरे कामों के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, तब अखिलेश यादव की लोकसभा सीटें 5 से ऊपर नहीं जा रही थी। और इस देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते, कहीं ना कहीं मंगलसूत्र और धर्म विशेष के लोगों की बात करके चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं, तो भला अखिलेश यादव क्यों काम के नाम पर चुनाव लड़ते? राहुल गांधी जो एजेंडा लाते हैं, वो एजेंडा आम जनता को लुभाता जरूर है, लेकिन आम जनता को लुभाने वाला एजेंडा वोटों में तभी तब्दील होता है जब पार्टी के पास किसी खास समीकरण के तहत मजबूत वोट हो। क्या कांग्रेस पार्टी के पास किसी भी हिंदी भाषी राज्य में कोई मजबूत समीकरण दिखता है? स्वाभाविक है कि नहीं दिखता। उस स्थिति में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद प्रदेश स्तर के नेतृत्व को दोष दे करके उसके मत्थे ठीकरा फोड़ने की कोशिश, क्या इसे न्यायोचित कहा जा सकता है? क्योंकि अभी से कोशिशें शुरू है। आप पटना की स्थिति देखें, आप भुवनेश्वर की स्थिति देखें, या आप हरियाणा की स्थिति देखें, हर जगह यह मामला चल रहा है कि आखिर क्रॉस वोटिंग हुई तो कहीं ना कहीं हुड्डा जिम्मेदार है, या राजेश राम जिम्मेदार है, या फिर भक्त चरण दास जिम्मेदार है। जो क्रॉस वोटिंग किए या जो वोटिंग से अनुपस्थित रहे, उनके पीछे कौन सी ताकत थी, और जो बातें ऐसे ऐसे विधायक सोशल मीडिया में लिख रहे हैं उनकी सत्यता क्या है, या किसके इशारे पर लिख रहे हैं, ये बात भी अभी तक साफ नहीं हुई है। लेकिन अंततः राजनीति में एस्केप गोट यानी बलि का बकरा ढूंढने की जो परंपरा है, वो कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मजबूती से दिखाई देती है। 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त राहुल गांधी ने एक मोरल ग्राउंड लिया था। वो जिम्मेदारी खुद लेते हुए उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था, अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या निकला, समाधान क्या निकला? कांग्रेस पार्टी अगले 3 सालों तक एडहॉक सिस्टम के साथ चलती रही। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के अधिकांश राज्यों में एडहॉक सिस्टम, कई राज्यों में कमेटी तक नहीं है। कई जगह पर जिला स्तर के लोग, जिला स्तर पर ऐसे ऐसे अध्यक्ष बनाए गए हैं जिनका पेशा राजनीति नहीं है, बल्कि जिनका पेशा कहीं ना कहीं ठेकेदारी या दूसरे काम है। इस तरह की चीजों के साथ कांग्रेस को जब चलाया जा रहा है, तो राहुल गांधी चाहे जितनी भी अच्छी बातें कर लें, जितनी पद यात्रा कर लें, प्रियंका गांधी चाहे जितना नैरेटिव सेट करें, कोई फायदा कांग्रेस पार्टी को होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2024 का नतीजा वैसा हुआ, थोड़ा बेहतर हुआ। 14 और 19 का नतीजा बहुत खराब हुआ। 2029 भी आएगा तो कोई परिस्थितियां इससे विशेष बदली हुई दिखाई नहीं देंगी, और बदली हुई इसलिए भी दिखाई नहीं देंगी क्योंकि आज को ही अगर टेस्टिमोनी मान करके चले, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस कैसे चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस के पास कोई ब्लूप्रिंट है? केरल के अलावा और असम के अलावा कांग्रेस पार्टी के पास किस राज्य में कौन सा ब्लूप्रिंट है जहां चुनाव हो रहे हैं, क्या किसी को पता है? सीपीएम के साथ रिश्ते कैसे हों बंगाल में, क्या इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा है? तमिलनाडु में डीएमके और एमके स्टालिन की ताकत के बूते कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। बिहार में तेजस्वी यादव की ताकत के बूते कांग्रेस लड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नतीजा क्या है? तमिलनाडु में सकारात्मक नतीजा है, कांग्रेस की तरफ आने की उम्मीद है। लेकिन बिहार में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में जो हकीकत है कि अखिलेश यादव ने अगर कांग्रेस पार्टी को 30-40 से ज्यादा सीटें दी तो ये अखिलेश यादव के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ये आज की कड़वी सच्चाई है, कोई इसे स्वीकार करे या ना करे। ऐसी स्थिति में कांग्रेस आखिर खुद को रखे क्यों हुए है कि दूसरे के रहमो करम पर उसे चुनाव लड़ना पड़े? अलायंस पार्टनर के वोट में कोई वोट ऐड करने की स्थिति नहीं हो। अब बिहार का ही केस सामने रखें तो बिहार में अगले कुछ हफ्तों में जैसी चर्चा है कि अगर निशांत मुख्यमंत्री नहीं बने तो भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री बनेगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का साफ मतलब है कि तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावना काफी हद तक छोटी होगी। लेकिन तेजस्वी यादव की राजनीतिक संभावना छोटी होगी, उस हालात को पहचानने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है?
उस हालात में आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस कितनी तैयार है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और जब तेजस्वी यादव के कमजोर पड़ने से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने इमर्ज कर एक मजबूत पार्टी के तौर पर सामने आए, इसका कोई ब्लूप्रिंट अगर कांग्रेस के पास नहीं है, उस परिस्थिति में तेजस्वी यादव कमजोर हो या मजबूत हो, तेजस्वी यादव को भाजपा विरोधी वोटर्स का उनके साथ रहना एक मजबूरी बन जाता है। तो कई सारे ऐसे सवाल है कि ममता बनर्जी ने अपना स्पेस इतना बड़ा कैसे किया। कांग्रेस के लोग कहेंगे कि कांग्रेस के वोट बैंक की कीमत पर किया। सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को बचाने के लिए क्या किया। सवाल यह है कि कांग्रेस ने अपने वोटर्स को भाजपा के पाले में और दूसरे क्षेत्रीय दलों के पाले में जाने से रोकने के लिए किस तरह का अभियान चलाया। आज की कांग्रेस न तो महात्मा गांधी की कांग्रेस है, न नेहरू की कांग्रेस है। आज की कांग्रेस इंदिरा गांधी की भी कांग्रेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दौर न तो इंदिरा गांधी का दौर है और न ही महात्मा गांधी और नेहरू का दौर है। आज का दौर एक अलग तरह की वैश्विक व्यवस्था का दौर है, जिसमें उपभोक्तावादी संस्कृति ने जनता के ज्यादातर बड़े हिस्से को एक ऐसे उपभोक्ता में, एक ऐसे कंज्यूमर में तब्दील कर दिया है, जो कंज्यूमर एक तरफ अपनी सामुदायिक आइडेंटिटी को, कास्ट या कम्युनल आइडेंटिटी को आगे रखना भी पसंद करता है और उसे तरक्की भी चाहिए। और इन दोनों के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने आप को फिट बिठा ले रही है। कांग्रेस पार्टी जो इन दोनों के बीच खुद को फिट बिठाने में कभी माहिर हुआ करती थी और इस तरह के हालात को दबाने में भी माहिर थी, आज के दौर में वो करने में कांग्रेस पार्टी विफल साबित हो रही है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता है। अब राहुल गांधी के पास इसको लेकर क्या एजेंडा है कि उपभोक्तावाद के दौर में दलित विमर्श कैसे चलेगा, उपभोक्तावाद के दौर में सवर्णों को साथ कैसे जोड़ा जाएगा, उपभोक्तावाद के दौर में ओबीसी वर्ग का जो विभाजन बिहार में दिखाया जाती जनगणना के बाद, उस विभाजन को उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। ये एजेंडा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी या खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी के पास कितना है और किस तरह का ब्लूप्रिंट है, ये अब भी सवालों के घेरे में है। और देखना यही है कि नौजवानों की बात करने वाले, किसानों की बात करने वाले, आदिवासी अधिकारों की बात करने वाले, पिछड़ों की बात करने वाले राहुल गांधी अपनी बात को जमीन तक पहुंचाने वाला संगठन और नैरेटिव सेट करने वाला संगठन किस तरह से खड़ा कर पाते हैं। इस सवाल के साथ नरेंद्र मोदी का मुकाबला किया जा सकता है, अन्यथा बिना किसी विशेष डिग्री के इस देश में नरेंद्र मोदी को चमत्कारी नेता बताया जाएगा, अमित शाह को सबसे बड़ा रणनीतिकार बताया जाएगा और कांग्रेस पार्टी इस नैरेटिव में झूलती रहेगी कि मोदी शाह के दौर में हम करें तो क्या करें। हकीकत यही है कि मोदी शाह के पास कोई विजन हो या ना हो, कोई नैरेटिव हो या ना हो, कांग्रेस की सांगठनिक कमजोरियों ने, कांग्रेस पार्टी के हालात ने जरूर उन्हें ऐसा बना दिया है कि वो बहुत बड़े रणनीतिकार दिखाई देते हैं। नरेंद्र मोदी से ज्यादा फ्लैट पॉलिटिक्स करने वाला नेता मैंने नहीं देखा। बहुत सपाट राजनीति है। जहां चुनाव फंसता हुआ नजर आए वहां सांप्रदायिक नैरेटिव को सेट करने के लिए कभी मंगलसूत्र, कभी मुसलमान, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कपड़ों से किसकी पहचान होती है, इस तरह के बात करना। एकमात्र एजेंडा वही होता है। अमित शाह के पास आखिर क्या है? अमित शाह की जो ताकत है कि बूथ लेवल के पोलिंग एजेंट और कार्यकर्ताओं तक संसाधनों की पहुंच बढ़ाना। इसके सिवा इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है जिसे कांग्रेस के लोग ये समझते हो कि कोई बहुत बड़ी इंजीनियरिंग की डिग्री या बहुत बड़ी सामाजिक समीकरणों की, सोशल इंजीनियरिंग के डिग्री धारी भाजपा में बैठे हुए हैं जो कांग्रेस को पनपने नहीं दे रहे। तो ये कांग्रेस पार्टी दरअसल खुद को मुगालते में रखे हुए है। और योगेंद्र यादव ने जो बात 2019 में कही थी कि कांग्रेस पार्टी न तो इस देश में विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है और न ही विपक्ष की भूमिका को छोड़ने के लिए तैयार है, वो बात आज की तारीख में बिल्कुल सटीक प्रतीत होती है। देखते हैं इस डोलड्रम की स्थिति से कांग्रेस पार्टी खुद को कब निकालती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।